नमस्कार दोस्तों, अभी हम इस वीडियो में आपको हिंदी का सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले हैं। 17 फरवरी के दिन जो आपका पेपर होगा उसमें हिंदी का सब्जेक्टिव क्वेश्चन 2 नंबर वाला 10 नंबर का पूछा जाएगा। 10 वो क्वेश्चन आएगा जिसमें से चुन चुन कर आपको कौन 5 का उत्तर देना होगा। तो आज मैं आपको 10 नंबर का तैयारी करा देता हूं। इसी में से 5 क्वेश्चन आपको चुन चुन कर लिख देना है। इसी में से 5 क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में पूछ देगा। तो बहुत ही अच्छे तरीके से मैं आपको बता देता हूं, जितना भी क्वेश्चन है सब इंपॉर्टेंट है। इसी में से आपको 5 का उत्तर देना है ना। हालांकि 10 को क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाएगा और उसमें से जो जो आपको 5 को याद होगा वही आप लोग मतलब कि अच्छे तरीके से लिख दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी मैं आपको ना सोशल साइंस का भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले हैं, केवल एग्जाम में लड़ने वाला वही बताएंगे जो एग्जाम में आएगा। तो वो वीडियो आपको मिल जाए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। देखिए बाबू, 17 फरवरी हिंदी का 10 नंबर का हम आपको तैयारी करा देते हैं इसी वीडियो में। पहला नंबर प्रश्न क्या है? पहला नंबर प्रश्न आपका है, मगम्मा अपने बेटे बहू से अलग क्यों हो गई? इस क्वेश्चन का आंसर चाहो तो आप अपने मन से खुद से भी लिख सकते हो। हालांकि थोड़ा हिंट कर देता हूं, फिर आप समझकर अपने मन से अच्छे तरीके से लिख सकते हो। तो क्वेश्चन है, मगम्मा अपने बेटे बहू से अलग क्यों हो गई? तो हम उत्तर लिखेंगे, मगम्मा औलूर के समीप वेंकटपुर के रहने वाली थी। रोज दही बेचने बेंगलोर आती थी। मगम्मा का पति नहीं था। जो मगम्मा थी उनका पति नहीं था, मतलब उनके पति का मृत्यु हो गया था। बेटा बहू से गृह कलह के कारण अलग हो गई, मतलब कि बेटे बहू के ताने रोज रोज सहना उनको पसंद नहीं था, जिसके कारण वो अलग हो गई। प्रत्यक्ष में तो झगड़े का कारण पोते की पिटाई थी, मतलब कि शुरुआत में तो मगम्मा परेशान थी और बेटे को पिटाई को लेकर, उस मामले को लेकर, और अंत में किंतु मूल रूप से उनके झगड़े का पीछे कारण था सास बहू की अधिकार संबंधी ईर्ष्या थी। मतलब कि जो बहू थी वो अपने पति पर हक जमाए रखना चाहती थी और जो मगमा थी वो अपने बेटे पर हक जमाए रखना चाहती थी, किंतु यही मूल झगड़े का कारण था। तो आपको अच्छे तरीके से इसको समझकर बोर्ड एग्जाम में लिख देना है ना। अब दोस्तों मैं आपको अगला क्वेश्चन बता देना चाहता हूं, दूसरा नंबर। देखिए यहाँ पर ये मौ है, सौ नहीं है, गलती से सौ यहाँ पर लिखा गया है, मौ इसको पढ़िएगा। और ये जो क्वेश्चन है वो काफी ज्यादा बार बोर्ड एग्जाम में पूछा है। 2 साल 3 साल 1 साल गैप देकर ये क्वेश्चन आता ही है। जैसे कि मगम्मा का अपने बहू के साथ किस बात को लेकर विवाद था। ये क्वेश्चन 2012 में, फिर 1 साल गैप देकर 14 में पूछा, फिर 15-16 गैप देकर 17 में पूछा, 18 गैप देकर 19 में पूछा और 20-21 गैप देकर आपका ये 22 में क्वेश्चन पूछ दिया। तो 23-24 गैप देकर 25 में तो 100% पूछेगा, एकदम श्योर है कि क्वेश्चन पूछेगा। तो मैं आपको वही बता रहा हूं जो पूछने वाला है क्वेश्चन। तो याद कर लीजिए, मगम्मा का अपनी बहू के साथ अधिकार को लेकर विवाद था। मतलब कि मगम्मा को अपने बहू के साथ किस बात को लेकर झगड़ा हुआ था, विवाद था? तो अपने अधिकार को लेकर। जो मगम्मा थी वो अपने बेटे पर अधिकार जमा रखना चाहती थी और जो बहू थी वो अपने पति पर। देखिए, मगम्मा अपने बेटे पोते और बहू पर अपना अधिकार बनाए रखना चाहती थी, जिसे उसकी बहू मानने को तैयार नहीं थी और यही विवाद का कारण था। बस आपको लिख देना है। कितना छोटा सा क्वेश्चन का आंसर है, तो ऐसा ही लिखना है। आपको छोटा छोटा क्वेश्चन का आंसर ही मिलेगा, इसमें बड़े बड़े क्वेश्चन का आंसर आपको लिखना नहीं पड़ेगा। अब देखिए ना, ये क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में कितनी बार पूछा गया है और आंसर देख लो कितना छोटा सा है। ये आपको बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, हालांकि यहाँ पर शो नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी हम बता देते हैं। लक्ष्मी कौन थी और उसका घर कहाँ था? ढहते विश्वास शीर्षक कहानी के अनुसार लिखे। मतलब ढहते विश्वास जो आपका पाठ है उसी पाठ के अनुसार आपको बताना है कि लक्ष्मी कौन थी और उसका घर कहाँ था। अथवा क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है, लक्ष्मी कौन थी, उसके पति का क्या नाम था, अथवा लक्ष्मण कहाँ नौकरी करता था। आपको यही लिखना है। तो लिखिएगा, लक्ष्मी उड़ीसा की एक स्त्री थी जिसका घर देवी बांध के नीचे था। उसका पति लक्ष्मण था जो कलकत्ता में नौकरी करता था। बस आपको यही तो लिखना है। एकदम छोटा छोटा आंसर है, लिख दोगे ना, बहुत आसानी से आप लिख दोगे। अब चलो अगला क्वेश्चन हम आपको बता देते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास दोस्तों आता है 4 नंबर। 4 नंबर आपका क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि माँ मंगू को अस्पताल में क्यों नहीं भर्ती कराना चाहती, विचार करें। मतलब कि जो माँ थी वो अपनी बेटी मंगू को अस्पताल में क्यों नहीं भर्ती कराना चाहती, इसके पीछे का कारण क्या था? तो ध्यान से सुनिएगा। मां समझती थी कि मैं मां होकर सेवा नहीं कर सकती तो अस्पताल वालों का क्या पड़ा।
मतलब कि क्या पढ़ी है। मतलब कि माँ यह सोचती थी कि मैं मंगू की माँ हूं, मैं उसकी देखभाल अगर अच्छे से नहीं कर पाती तो अस्पताल वाले कैसे उसकी देखभाल करेंगे, इसलिए वो विरोध थी कि हम उसको अस्पताल में नहीं भर्ती कराएंगे। यहाँ पर रहती है तो हम उसको प्यार करते हैं, कपड़ा लाता खींचते हैं, खाना देते हैं, टाइम टाइम पर जो भी उसकी जरूरत होती है वो हम देते हैं, लेकिन अस्पताल वाले के पास पूछने वाला हमारे वाला और कौन होगा। यही दोस्तों कारण था। और आगे देखिए, ये आपका है अपने जानवरों की अपने यहाँ पर ये क्या है, अपने अपने जानवरों की गौशाला में भर्ती कर अपने जैसा ही यह कहा जाएगा। यही सही बात है। उसे कौन प्यार से खिलाएगा, कौन टी मतलब कि टी शर्ट वही मतलब कि टी पेशाब कराएगा, गीला बिछावन कौन बदलेगा और कौन साथ सोएगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि माँ समझती थी कि अगर मैं अपनी बेटी को अस्पताल में भर्ती कर दूंगा तो मेरे अलावा उसका सेवा कहानी करने वाला वहां पर कौन होगा। यहाँ रहती है तो हम उसका कपड़ा लाता खींचते हैं, बिस्तर भीग जाता है, वहां पर टॉयलेट कर देती है तो वो हम खींचते हैं, हर काम मंगू का हम करते हैं, लेकिन अस्पताल में कौन करेगा, उनका कहना यही था, है ना। इन बातों को सोचती हुई वह अपने शरीर से उत्पन्न पुत्री को अस्पताल में भर्ती कराना नहीं चाहती थी। यही आपको अपने मन से थोड़ा सा सोच समझकर जोड़ जाड़ कर अच्छे तरीके से, छोटा में या फिर और भी बड़ा करके लिख सकते हो, जितना आए मन में उतना आप लोग लिख दीजिएगा, बहुत अच्छे से आपको नंबर दे दिया जाएगा। अगला हमारे पास क्वेश्चन आता है, ये 5वां नंबर क्वेश्चन है। बताइए 20 के दांत शीर्षक कहानी का नायक कौन है? तर्कपूर्ण उत्तर दे। 2022 में, 2017 में, 2014 में ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया। बहुत आसानी से आप दे दोगे, 7-8 लाइन में आप लोग लिख दीजिएगा, नंबर मिल जाएगा। ध्यान से देखिएगा, 20 के दांत कहानी में मदन ऐसा पात्र है जो अहंकारी के अहंकार को नहीं सहन करता है, बल्कि उसका स्वाभिमान जागृत होता है और वह खोखा जैसे बालक को ठोकर देकर वर्षों से दबे अपने माता पिता की आंखें खोल देता है। ये सही बात है। मतलब 20 के दांत कहानी का असली नायक तो हम मदन को ही मानेंगे। क्यों मदन को मानेंगे? क्योंकि मदन एक ऐसा बालक है जो किसी भी अहंकार को, किसी भी गलत कदम को वो सहन नहीं कर सकता है, और वही खोखा यानी कि कासू जैसे लड़के के साथ वो ऐसा किया और अपने माता पिता के सामने उसकी पोल खोली और अपने माता पिता का सर ऊंचा किया, है ना। वही यहाँ पर दोस्तों लिखा गया है। और आगे देख लीजिए, संपूर्ण कहानी में मदन की क्रांतिकारी भूमिका है, अतः इसका नायक मदन ही है, नायक। हालांकि प्रमुख पात्र पूछा जाएगा तो प्रमुख पात्र तो 3-4 होंगे, सेन साहब भी, मदन भी, कासू, गिरधालाल सब कोई हो जाएंगे, लेकिन नायक दोस्तों एक ही होता है ना। तो आंसर आप लोग लिख दीजिएगा। अगला हमारे पास क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 6। ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 है कि मदन हक्का बक्का क्यों हो गया? मदन हक्का बक्का क्यों हो गया? तो उत्तर लिखिएगा, मदन हक्का बक्का रह गया क्योंकि सेन साहब ने उसके पिता को नौकरी से हटा दिया और आउट हाउस से भी जाने का हुक्म दिया। मदन के पैर से लोटा लुढ़क गया, इसलिए मदन हक्का बक्का रहा था, है ना। मेन कारण यही था कि उनके पिताजी को ना नौकरी से हटा दिया गया था, मेन यही रीजन था, है ना। तो आंसर आप लोग लिख दीजिएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका है 17 नंबर। ये क्वेश्चन आपका है, लेखक की दृष्टि में सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं और क्यों? लेखक की दृष्टि में सच्चे भारत का दर्शन कहाँ हो सकते हैं और क्यों? तो हम उत्तर लिखेंगे, लेखक की दृष्टि में सच्चे भारत का दर्शन भारतीय ग्रामीण जीवन में हो सकते हैं। भारतीय ग्राम्य संस्कृति में सच्चा भारत निहित है, क्योंकि सच्चाई, प्रेम, करुणा, सहयोग की भावना ग्रामीणों में कूट कूट कर भरा होता है। मतलब कि अगर आपको सच्चे भारत का दर्शन करना है तो आपको अपना पैर गांव में रखना पड़ेगा, तब जाकर आप सच्चे भारत का दर्शन कर पाएंगे और सच्चे भारतीय नागरिक का भी आपको वहां पर दर्शन करने को मिल जाएगा। खेत में काम करने किसान मजदूर को भी आपको दर्शन करने को मिल जाएगा। वही तो हैं जो आज हमारे देश को चला रहे हैं। तो आप लोग याद रख लीजिएगा बहुत अच्छे तरीके से। अगला हमारे पास क्वेश्चन आता है 8 नंबर। ये क्वेश्चन है, वेदांतियों का भी वेदांती किसे कहा गया और किसने कहा था? दोस्तों तो वेदांतियों का भी वेदांती किसने कहा और क्यों कहा गया, इसका आपको उत्तर लिखना है।
देखिए, पश्चिमी जगत में भारत के संबंध में सही सही ज्ञान एवं दृष्टि के प्रणेता विश्वविख्यात फ्रेडरिक मैक्स मुलर पहले व्यक्ति थे। उन्होंने भारतीय सभ्यता, संस्कृति, ज्ञान विज्ञान, संस्कृत भाषा, कला कौशल आदि की गहराई से अध्ययन किया और दुनिया के सामने स्पष्ट किया। स्वामी विवेकानंद ने उन्हें वेदांतियों का भी वेदांती कहा। मतलब कि स्वामी विवेकानंद ने मैक्स मुलर को वेदांतियों का भी वेदांती कहा। ये आपका उत्तर हो जाएगा, अच्छे से आप लोग याद कर लीजिएगा, है ना। भारत हम क्या सीखे पाठ का ये क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, उत्तर भारत में किन शासकों के प्राचीन नागरी लेख प्राप्त होते हैं। ये क्वेश्चन 23 में पूछा गया था। तो लिखिएगा उत्तर। विद्वानों का विचार है कि उत्तर भारत में मिहिर भोज, महेंद्रपाल आदि गुर्जर प्रतिहार राजाओं के अभिलेख में पहले पहल नागरी लिपि के लेख प्राप्त होते हैं। तो बस इतना ही आपका आंसर है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर याद कर लेना, क्योंकि एक साल गैप देकर जरूर पूछेगा। एक बार जो क्वेश्चन पूछ देता है ना, वो दोबारा 100% कभी ना कभी पूछता है। तो 24 में नहीं पूछा मतलब कि एक साल गैप देकर जरूर पूछेगा। इसको एकदम रट जाइएगा आप लोग क्वेश्चन। इसी में से आपका 7-8 क्वेश्चन फंस जाएगा, है ना। तो अच्छे तरीके से इसको याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, देवनागरी लिपि में कौन कौन सी भाषाएं लिखी जाती है। ये आसानी से लिख दोगे, 11 में, 16 में, 22 में पूछा गया। अब नहीं लिख दोगे। देवनागरी लिपि में क्या क्या बोलते हैं। जैसे देवनागरी लिपि में नेपाली हो गया, मराठी हो गया, हिंदी हो गया, नेवाड़ी हो गया, मैथिली हो गया, जो भी आप मतलब कि इधर बोलते हो, ये सब के सब क्या होते हैं। तो ये सब के सब हमारे देवनागरी लिपि में होते हैं। देख लो, देवनागरी लिपि में मुख्यतः नेपाली, मराठी, संस्कृत, प्राकृत और हिंदी भाषाएं लिखी जाती है। बस हो गया, 2 नंबर आपको मिल जाएगा, बिल्कुल मिलेगा, बिल्कुल। और क्वेश्चन आएगा भी दोस्तों 100%, तो याद कर लीजिएगा। अगला हमारे पास क्वेश्चन आता है 11 नंबर। ये प्रश्न है कि देवनागरी लिपि का अक्षरों में स्थिरता कैसे आई। ये क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। तो लिखिएगा, करीब 2 सदी पहले पहली बार देवनागरी लिपि के टाइप बने। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है ना, देवनागरी लिपि के टाइप कितने सदी पहले बने थे, कब बने थे। ऐसे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि देवनागरी लिपि के टाइप कब बने। तो 2 सदी पहले। हम आपको आंसर भी बताते हैं। तो यहाँ पर लिखा भी गया है, करीब 2 सदी पहले पहली बार देवनागरी लिपि के टाइप बने और इसमें पुस्तक छपने लगे। इस प्रकार ही देवनागरी लिपि के अक्षरों में स्थिरता आई। तो ये आपको लिख देना है बहुत अच्छे तरीके से। अगला हमारे पास क्वेश्चन आता है 12 नंबर। ये क्वेश्चन है कि निर्मला को बहादुर के चले जाने पर किस बात का अफसोस हुआ। बताइए, निर्मला को बहादुर के चले जाने पर किस बात को लेकर अफसोस हुआ। तो हम लोग उत्तर लिखेंगे, जब रिश्तेदार की सच्चाई का आभास हुआ और यह बात समझ में आ गई कि बहादुर निर्दोष था, तब निर्मला को पश्चाताप हुआ। वह यह सोचकर अफसोस कर रही थी कि वह बिना बताए क्यों चला गया। अब बिना बताए नहीं जाएगा तो क्या करेगा। आप लोगों ने उससे बिना कुछ सच्चाई समझे उसे गाली दिया, गंदी गंदी बातें भी बोला, डांटा, और वो सब छोड़ो, आपके बेटे ने उसको मारा भी था, तो भला क्यों रुकेगा आपके यहाँ। ये भी तो बात है ना। इसलिए वो मतलब कि वो चला गया था। आपको याद होगा, आप लोग कहानी पढ़े होंगे बहादुर। अगला क्वेश्चन 13 नंबर हमारे पास आता है कि लेखक को क्यों लगता है कि जैसे उस पर एक भी भारी दायित्व आ गया है। मतलब लेखक को क्यों लगता है कि जैसे उस पर एक भारी दायित्व, कोई मतलब कि भारी जिम्मेदारी आ चुका है। तो आंसर लिखिएगा, लेखक के घर में ऐसा वातावरण उपस्थित हो गया था जिससे लगता था कि लेखक को नौकर रखना अब बहुत जरूरी है। मतलब कि लेखक पर इतना भारी मतलब ना लोड आ गया था कि उसको ना नौकर रखना अति आवश्यक हो गया था, है ना। लेकिन नौकर कैसा हो और कहाँ मिलेगा, यही प्रश्न लेखक को एक भारी दायित्व के रूप में महसूस हो रहा था। इसी कारण लगता था कि उस पर एक भारी दायित्व आ गया है। बस यही आपको आंसर लिख देना है। अगला हमारे पास क्वेश्चन आएगा 14 नंबर, है ना। ध्यान से देखिएगा, 14 नंबर हमारे पास क्वेश्चन आता है। 14 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। 17 फरवरी 10 मार्क्स ये क्वेश्चन है। मेरा धर्म कैद खाने का धर्म नहीं है, आज से स्पष्ट करें। यानी कि महात्मा गांधी जी ने कहते हैं कि मेरा धर्म कैद खाने का कोई धर्म नहीं है। इसी को आपको स्पष्ट करना है कि इसके अंदर उन्होंने कौन कौन सी चीज बोली है और क्या क्या बोली है। तो यहाँ पर आप लोग लिख दीजिएगा, प्रस्तुत गद्यांश महात्मा गांधी रचित शिक्षा शास्त्र यानी कि शिक्षा और संस्कृति से ली गई है, जिसमें लेखक महात्मा गांधी जी ने भारतीय सनातन धर्म की व्यापकता एवं उदारता को व्यक्त करते हुए कहा है कि हमारा धर्म संकीर्ण नहीं है,
यह किसी सीमा के अंदर न होकर व्यापक है, यह सबको मुक्त भाव से स्वीकार करती है तथा प्रेरित करती है। इस कारण लेखक ने भारतीय सनातन धर्म को कैद खाने का धर्म कहा है। तो आपको आंसर ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, बस महात्मा गांधी जी का नाम याद रखना आ जाएगा। ये क्वेश्चन आप लिख दीजिएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है 15 नंबर, हरिरस से कवि का क्या अभिप्राय है। ये क्वेश्चन 23 में पूछा, 19 में, फिर जाकर डायरेक्ट ये 23 में पूछा है। तो आंसर आप लोग लिखिएगा, कवि राम नाम की महिमा का बखान करते हुए कहते हैं कि भगवान के नाम से बढ़कर अन्य कोई धर्म साधना नहीं है। यानी कि कवि राम नाम की महिमा का बखान करते हुए कहते हैं कि भगवान के नाम से बढ़कर कोई दुनिया में कोई नाम ही नहीं है, समझो, है ना, धर्म साधना नहीं है। भगवान कीर्तन से प्राप्त परमानंद को हरि रस से कहा गया है। तो आप लोग आंसर लिख दीजिएगा। अब छोटा छोटा आंसर इसका है, बहुत छोटा छोटा। जैसे कि अगला क्वेश्चन आप देखिएगा ना, ये क्वेश्चन 2016 में और 22 में भी पूछा गया था, कभी किसके बिना जगत में जन्म व्यर्थ मानते हैं। तो एक ही लाइन में आंसर हो जाएगा, कभी राम नाम के बिना जगत में यह जन्म व्यर्थ मानता है। बस आपका आंसर इतना ही हो जाएगा, है ना। तो आपको 2 नंबर वाला क्वेश्चन है, छोटा छोटा क्वेश्चन होता है, उसका आंसर छोटा छोटा होता है, आपको आंसर अच्छे से लिख देना है। 17 नंबर प्रश्न है, हमारी नींद शीर्षक कविता किस कविता संकलन से ली गई है। ये क्वेश्चन 2021 में पूछा गया था और ये क्वेश्चन 2024 में भी दोस्तों पूछा गया था। शायद हमको लगता है कि हमको याद है ये क्वेश्चन पूछा गया था, है ना। तो आंसर लिखिएगा, हमारी नींद शीर्षक कविता दुष्चक्र में सृष्टा कविता संकलन से ली गई है। आपको याद होगा, हमारी नींद कविता वीरेंद्र डंगवाल जी द्वारा लिखी थे और ये दुष्चक्र में सृष्टा से संकलित है ना। और वीरेंद्र डंगवाल जी यानी कि हमारी नींद जो कविता है, इसका पहली पंक्ति का नाम क्या है, तो इन दिनों, है ना। और दूसरा आपका है ये दुष्चक्र में सृष्टा, लेकिन दुष्चक्र में सृष्टा से ही हमारी नींद कविता संकलन से लिया गया। ये क्वेश्चन आपको याद करना, बहुत ज्यादा बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है ना। तो इतना ही क्वेश्चन था। आपको अच्छे तरीके से इस क्वेश्चन को कॉपी में लिखकर एक बार याद करने की कोशिश करना। हमको ये लगता है ना, आधा से वैसे तो प्रश्न आपको ऐसे ही याद हो गया होगा, ऐसे ही आप लोग समझ गए होंगे कि हमको क्या लिखना है और क्या नहीं लिखना है और कौन कौन सा क्वेश्चन है। बहुत आसानी से आप लिख भी दिए होंगे, है ना। तो बहुत आसानी से आप लिख लीजिएगा अपने कॉपी में, ठीक है।